नहीं, वह इतना तेज नहीं है। अलबत्ता उसकी हालत किसी पागल खूनी हाथी जैसी हो रही है। कल तुम्हारे जाने के बाद मुझे उसके ऊपर पानी डालना पड़ा, तब कहीं जाकर वह होश में आ सका था। फिर कुछ देर वह पेंचोताव खाता रहा और फिर चला गया। आज दोपहर में वापस आया, तब भी उसकी वैसी ही हालत थी। वह बेहद कुपित था। उसने बताया कि वह अपने आदमियों को तुम्हारी जान लेने का हुक्म दे चुका था। उसने यह भी बताया कि अब वह दामोदर राणा तुम्हारी ढाल बना रहा था, इसलिए तुम बचे रहे थे। लेकिन अब वह दामोदर राणा की परवाह करना तो दूर दरकिनार रहा, उसके मुंह पर थूकेगा भी नहीं। फिर वह गंदी गंदी गालियाँ बकता हुआ डींग मारता रहा कि बहुत ही जल्दी इस शहर में उसकी हुकूमत कायम होने वाली थी। मेरा ख्याल था क्योंकि मेरी मौजूदगी में तुमने उसकी पूरी दुर्गति कर दी थी, इसलिए वह झेप उतारने के लिए बकवास किए जा रहा था। लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला अजय। वह जो कुछ कह रहा था सब सच था। क्या मतलब? मैंने बेसब्री से पूछा। करीब 5:30 बजे किसी आदमी ने उसे यहाँ फ़ोन किया था, मोनिका उतावले स्वर में बोली। उससे बातें करने के बाद वह यह कहकर चला गया कि आज रात दामोदर राणा को ख़त्म करके वह इस शहर में हुकूमत जमा लेगा। सुना तुमने? वह दामोदर राणा को ख़त्म करने गया है। दामोदर राणा को ख़त्म करने? मैंने सोचने की कोशिश की कि इस वक्त क्या करना मुनासिब था। यह ठीक था कि दामोदर राणा ख़त्म कर दिए जाने काबिल आदमी था, लेकिन दिलावर का कोई भरोसा नहीं था। वह अपनी बदले की भावना के वशीभूत होकर नीना को भी ख़त्म कर सकता था। सुनो मोनिका, मैं बोला, तुम इसी वक्त इस शहर को छोड़कर चली जाओ। दिलावर से यह बात ज़्यादा देर छुपी नहीं रह सकेगी कि तुमने गद्दारी की थी, इसलिए तुम्हारी खैरियत यहाँ से फ़ौरन भाग जाने में ही है। तुम दिलावर को रोकोगे नहीं। जानते हो जो कुछ वह करना चाहता है उसका मतलब होगा भयानक रक्तपात। वह अपनी और आतंक, बदअमनी और आतंक मैं रोकने की कोशिश करूँगा मोनिका, लेकिन तुम यहाँ से फ़ौरन भाग जाओ। ठीक है अजय, वह बेहद थकी सी आवाज़ में बोली। लेकिन एक वादा करो, तुम दिनेश के हत्यारे का पता लगाओगे और उसके साथ जरा भी रहम दिली से पेश नहीं आओगे। मैं वादा करता हूँ, कहकर मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने फ़ौरन अपने कॉन्टैक्ट नंबर 2 का नंबर डायल किया। सुनो, संबंध स्थापित होने पर मैं बोला, बता सकते हो इस वक्त दामोदर राणा कहाँ होगा? ओह, इसका मतलब तुम्हें भी पता लग चुका है कि उसका बंटाधार होने जा रहा है। वह आम तौर से इस वक्त अपने क्लब में हुआ करता है। उसका ऑफिस जुआ घर के ऊपर है। गुड, थैंक्स अलॉट। ठहरो अजय, वह चिल्लाया, अगर वहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो तो ख्याल भी दिमाग से निकाल दो। वहाँ पहुँचते ही तुम्हें गोलियों से भून डाला जाएगा। क्या तुम उसे चेतावनी देना चाहते हो? हाँ, उसे फ़ोन नहीं किया जा सकता। कोई फ़ायदा नहीं। टेलीफोन ऑपरेटर के पास दिलावर के आदमी मौजूद होंगे और हर एक कॉल सेंसर की जा रही होगी। तनिक रुककर वह बोला, चाहो तो तुम्हारी ओर से मैं उस तक संदेश पहुंचा सकता हूं। कैसे? मैं क्लब में विभिन्न चीज़ें सप्लाई करता रहा हूं, इसलिए आसानी से क्लब में दाखिल होकर उस तक पहुंच सकता हूं। नहीं नहीं, तुम उस बखेड़े से दूर ही रहो। मैंने संबंध विच्छेद करके नीना को डायल किया। दूसरी ओर लगातार घंटी बजने की आवाज़ सुनकर मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने पर विवश हो गया कि नीना घर में ही हो। भयभीत सी नीलम दरवाजे में खड़ी थी। तुम वहाँ जाओगे? उसने व्याकुलतापूर्वक पूछा। मैंने सर हिलाकर इनकार कर दिया। लाइन पर नीना का स्वर सुनकर मैंने राहत की गहरी सांस ली। नीना, मैं बोला, अजय बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि
दिलावर तुम्हारे पापा की हत्या करने वाला है। तुम अपने पापा को सतर्क कर दो। क्या? वह चिल्लाई। तुम्हें कैसे पता चला? इस बहस में मत पड़ो, वक्त बहुत कम है। वे लोग मेरी तलाश में हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। क्या तुम उससे संपर्क बना सकती हो? हाँ। नीना की आवाज़ काँप रही थी। कलम में उसके ऑफिस में एक फ़ोन है जिसका नंबर न तो डायरेक्टरी में दर्ज है और न ही मेरे अलावा किसी और को उसकी जानकारी है। गुड। तुम फ़ौरन उसे सतर्क कर दो। मैं कुछ देर बाद तुम्हें फ़ोन फिर से करूँगा। नैना ने संबंध विच्छेद कर दिया। रिसीवर यथास्थान रख कर मैंने नीलम की ओर देखा। दिलावर दामोदर राणा की हत्या करने गया है, मैंने कहा और जेब में रुमाल निकालकर अपने माथे से पसीना पोंछा। हाँ, मेरे मुकाबले वह दामोदर राणे से ज़्यादा जल्दी संपर्क कायम कर सकती है। मैंने सिगरेट जलाई। 3-4 गहरे गहरे कश लेने के बाद दोबारा नीना का नंबर डायल किया। जवाब में लाइन अंगेज की टोन सुनाई देती रही। मैंने रिसीवर रख दिया। तुम दामोदर राणे के लिए इतने फिक्रमंद क्यों हो? नीलम ने पूछा। पहली बात तो मैं नहीं चाहता कि नीना को बाप की मौत का आघात पहुंचे। दूसरी और ज़्यादा बड़ी बात यह है कि दामोदर राणा की जगह दिलावर का स्थापित होना इस शहर के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। मैंने सिगरेट एस्ट्रे में झोंककर पुनः नीना का नंबर घुमाया। इस बार दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और देर तक रिसीवर कान से सटाए रहने के बाद भी वही आवाज़ सुनाई देती रही। नीना घर में नहीं थी। मैंने झुंझलाकर रिसीवर क्रेडिल पर पटक दिया। मैं स्टडी से निकला, फिर कोठी से बाहर आ गया, अपनी मोटरसाइकिल संभाली और सिविल लाइन्स की ओर रवाना हो गया। अचानक पलट गए हालात को देखते हुए मैंने यही बेहतर समझा कि पुलिस कमिश्नर चौहान को स्थिति से अवगत करा दिया जाए। मामला इस कदर संगीन हो चुका था कि रविशंकर की सामर्थ्य से एकदम बाहर था। वह बेचारा इस स्थिति में नहीं निपट सकता था और उच्चाधिकारियों में से चौहान के अलावा किसी अन्य पर मुझे कतई एतबार नहीं था। चौहान सिविल लाइन्स में एक बहुत बड़ी सरकारी कोठी में रहता था। ठीक 7 बजे गेट पर तैनात 2 हथियारबंद पुलिस मैनों के रुकने के संकेत की अवहेलना करके मैं भीतर दाखिल हुआ और कोठी के पोर्च में मोटरसाइकिल रोकी। 2 अन्य सशस्त्र पुलिसमैन तुरंत मेरे पास आ पहुँचे। मैंने विराट दर्पण के रिपोर्टर के रूप में अपना परिचय दिया, अपना प्रेस कार्ड दिखाया और चौहान से मिलने की इच्छा प्रकट की। उनमें से एक मेरे प्रेस कार्ड सहित गेट के पास बने फ़ोन बूथ की ओर बढ़ गया और दूसरा मेरी तलाशी लेने लगा। थोड़ी देर बाद गेट की तरफ गया, पुलिसमैन वापस लौटा। क्लियर है? उसने मेरे पास खड़े पुलिसमैन से पूछा। हाँ, दूसरे ने जवाब दिया। मेरे साथ आओ, पहले ने मुझसे कहा। मैं उसके साथ कोठी में दाखिल हुआ। वह एक कमरे के सामने पहुंचकर रुका। दरवाजे के पास इंस्पेक्टर पद का एक आदमी मौजूद था। पुलिसमैन मेरा प्रेस कार्ड उसे देखकर खड़े पैरों लौट गया। इंस्पेक्टर ने मेरा प्रेस कार्ड चेक करके मुझे लौटा, फिर मेरी जेबें थपथपाकर अपनी तसल्ली की और फिर कार्ड मुझे लौटाकर उसने हौले से दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन, भीतर से ठोस स्वर सुनाई दिया। इंस्पेक्टर ने दरवाज़ा खोला, मुझे भीतर जाने का संकेत कर दिया। मैं ऑफिसनुमा कमरे में दाखिल हो गया। चौहान बड़े से एक डेस्क के पीछे मौजूद था। उसके सामने फाइलों का एक छोटा सा ढेर लगा हुआ था। गुड इवनिंग सर, मैं बोला। गुड इवनिंग, उसने कुर्सी की ओर संकेत किया। बैठो। मैं इंगित कुर्सी पर बैठ गया। चौहान ने पैनी निगाहों से मुझे घूरा। कैसे तकलीफ की अजय? सर, मैं एक निहायत संगीन मामले में आपका हस्तक्षेप चाहता हूँ। संगीन मामला? जी हाँ। आप एक हत्या की जाने से रोक सकते हैं? किसकी हत्या की जा रही है? दामोदर राणा की। चौहान की आंखें सिकुड़ गई। दामोदर राणा की? तुम्हें कैसे पता चला? किसी विश्वसनीय आदमी ने टिप दी है। मैं उतावले स्वर में बोला। आपको तुरंत कार्यवाही करनी होगी।
चौहान नर्वस भाव से मुस्कुरा। इस किस्म की टिप आए दिन हमें मिलती रहती है। जब तक कोई ठोस आधार न हम लोग कार्रवाई नहीं करते। तुम्हें किससे पता चला? मैंने उसकी ओर देखा। किसी ने मुझे फ़ोन पर सूचना दी थी। फ़ोनकर्ता ने अपना नाम नहीं बताया। चौहान ने ऐसा ही भाव से हाथ मले। सारी अजय, इस किस्म की गुमनाम सूचना पर हम कोई एक्शन नहीं ले सकते जब तक गुमनाम भले ही हो। लेकिन यह सूचना बिल्कुल सही है सर। मैं व्याकुलतापूर्वक हस्तक्षेप करता हुआ बोला। मैं कई जगह इसकी पुष्टि कर चुका हूँ। बात दरअसल यह है कि दामोदर राणा की बेटी अपने बाप को सावधान करने गई है और मैं नहीं चाहता कि वह बेचारी किसी मुसीबत की शिकार हो जाए। तुमने उसे फ़ोन किया था कि वह अपने बाप को खतरे की पूर्व सूचना दे? यस सर। उसने पुनः मुझे घूरा। तुम जानते हो उसकी हत्या कौन करने वाला है? दिलावर, मैं अधीरतापूर्वक बोला। वह दामोदर राणा को ख़त्म करके गिरोह का मुखिया बनना चाहता है। आपके लिए यह एक सुनहरी मौका है सर। उन लोगों की आपसी लड़ाई और असंगठित होने का फ़ायदा उठाकर आप उन्हें शूट करा सकते हैं, जेल में ठूस सकते हैं। और तुम बिल्कुल बच्चों जैसी बातें कर रहे हो अजय। वह बीच में बोल पड़ा। ये किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकल तो ऐसा नहीं किया जा सकता। अचानक मुझे ताव आ गया। सुनिए, मैं आगे झुककर बोला। दामोदर राणा को चाहे शूट किया जाए या उसे कुत्तों से फड़वाकर मार डाला जाए, इस बात की रत्ती भर भी पर मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मैं नहीं